शहीदों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वालिद के जनाजे के बाद मुजतबा खामेनी का बदला लेने का ऐलान। यूएस इजराइल पर खाई कसम। इसी के साथ अगली खबर, अब कुछ नहीं पता कि ईरान क्या बना रहा। संयुक्त राष्ट्र की इस खौफनाक चेतावनी से क्यों कांप उठी दुनिया, और साथ में आपको बताएंगे गाजा के समर्थन में दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ तेज हो रहा बड़ा अभियान। इनके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, तुर्की अब दुनिया की नई महाशक्तियों में शामिल। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खामेनी ने अपने वालिद और मरहूम रहबर आयतुल्लाह अली खामेनी के जनाजे में शामिल होने वाले करोड़ों लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक के लोगों ने जिस तरह ऐतिहासिक और बेमिसाल संख्या में जनाजे में हिस्सा लिया, उसने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान, कुम, नजफ, करबला, मशहद और दोनों देशों के छोटे बड़े शहरों और गांवों में उमड़े जन सैलाब ने दिखा दिया कि लोग आज भी अपने रहबर के साथ खड़े हैं। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक जनाजा नहीं था, बल्कि एकता, वफादारी और हौसले का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। आयतुल्लाह मुजतबा खामेनी ने कहा कि उनके वालिद की पूरी जिंदगी इस्लाम, इंसाफ और मजलूमों की हिमायत के लिए गुजरी। उन्होंने कहा कि उनकी शहादत ने इस्लामी इनकलाब के समर्थकों में नई ताकत और नया जज्बा पैदा किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वह अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर पूरी मजबूती से चलते रहेंगे और ईरान किसी भी दबाव या मुश्किल के सामने पीछे नहीं हटेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामेनी और हालिया जंग में शहीद हुए सभी लोगों के खून का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे ईरानी आवाम की मांग है और यह जरूर पूरा होगा। मुजतबा खामेनी ने यह भी दावा किया कि इस हत्या के जिम्मेदार लोगों की पहचान हो चुकी है और उन्हें अपने अंजाम से बचने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दूसरी ओर, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान की और 1000 मिसाइलें तैयार है और जरूरत पड़ने पर हजारों और मिसाइलें दागी जाएंगी। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर में परमाणु हथियारों की निगरानी रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुरक्षा परिषद के सामने बताया है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद IAEA ने ईरान की सभी परमाणु सुविधाओं के बारे में जानकारी खो दी है, जिसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सका। संयुक्त राष्ट्र में राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी रोजमेरी डिकार्लो ने सुरक्षा परिषद को बताया कि हमलों के बाद IAEA की जानकारी में बड़ी कमी आ गई है। एजेंसी अब ईरान की किसी भी परमाणु साइट पर जाकर जांच नहीं कर पा रही और न ही उसे ईरान की तरफ से कोई नई जानकारी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमलों में यूरेनियम संवर्धन के लिए इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूज मशीनों, भारी पानी से जुड़ी सुविधाओं और यूरेनियम के भंडार को नुकसान पहुंचा हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को मौके पर जाने की अनुमति नहीं मिली है। डिकार्लो ने यह भी बताया कि फरवरी के बाद से IAEA को ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई नया आधिकारिक अपडेट नहीं मिला है। पहले एजेंसी को एक समझौते के तहत ईरान की परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने की इजाजत थी, लेकिन अब वो व्यवस्था भी प्रभावी नहीं रह गई। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील की है कि ईरान के परमाणु मुद्दे का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए, क्योंकि तनाव बढ़ाने के बजाय यही सबसे बेहतर रास्ता है। इस बीच अमेरिकी मीडिया CNN ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि ईरान अपनी कुछ परमाणु सुविधाओं पर फिर से काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पार्चीन सैन्य परिसर की तालेगान 2 परमाणु अनुसंधान सुविधा में दोबारा निर्माण गतिविधियां देखी गई। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसे अमेरिका और ईरान के बीच हुए शुरुआती समझौते के उल्लंघन के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों, गाजा में जारी युद्ध और लगातार हो रहे हमलों के बीच अब दुनिया के कई देशों में इजरायल के खिलाफ आवाजें और तेज होती जा रही। अलग अलग देशों के सामाजिक संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कई राजनीतिक नेताओं ने इजरायल पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई की मांग की है। तुर्की के अखबार के मुताबिक कई संगठनों का कहना है कि अब सिर्फ बयान देने या निंदा करने से काम नहीं चलेगा। उनका दावा है कि इजरायल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा दबाव बनाया जाए जिससे वो अपने सैन्य अभियान जारी ना रख सके। इसी के तहत कुछ संगठनों ने प्रस्ताव रखा है कि समुद्र के रास्ते सैकड़ों जहाज और जमीन के रास्ते हजारों लोग गाजा की ओर कूच करें ताकि गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचाई जा सके और दुनिया का ध्यान वहां की स्थिति की ओर खींचा जा सके। इसके अलावा कई जगहों पर इजरायल के खिलाफ आर्थिक बहिष्कार यानी बॉयकॉट की मांग भी तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि जिन देशों के इजरायल के साथ व्यापारिक, कूटनीतिक या सैन्य संबंध है वो उन पर दोबारा विचार करें। खास तौर पर मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते सीमित करने की अपील की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की समेत कई देशों में सैन्य सेवक गाजा के लिए समुद्री सहायता अभियान की तैयारी कर रहे हैं। कई मानवाधिकार और राहत संगठन मिलकर फ्रीडम फ्लोटिला टू गाजा नाम से बड़े समुद्री काफिले की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाना और दुनिया के सामने वहां की स्थिति को उजागर करना है। साथ ही दुनिया के कई हिस्सों में इजरायल के खिलाफ बॉयकॉट अभियान भी लगातार फैल रहा है। यह अभियान अब सुपरमार्केट से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्यक्रमों तक पहुंच चुका है और इजरायल पर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इन संगठनों का कहना है कि गाजा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उनका मानना है कि केवल बयान देना पर्याप्त नहीं है और अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दुनिया की बदलती ताकतों के बीच तुर्की अब नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बड़ी ताकतों में शामिल होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उनका कहना है कि आज जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि साइबर हमलों, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल तकनीक के जरिए भी लड़ी जा रही है। एर्दोगान ने कहा कि अब दुश्मन सिर्फ सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि बिजली, इंटरनेट, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक रास्तों को भी निशाना बनाता है। उनके मुताबिक आने वाले समय में एआई, ड्रोन और बिना पायलट वाले हथियार जंग का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने बताया कि आज तुर्की में इस्तेमाल होने वाले करीब 82% रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में करीब 4000 कंपनियां काम कर रही है और तुर्की अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार खुद तैयार कर रहा है। एर्दोगान ने यह भी बताया कि पिछले 12 महीनों में तुर्की ने $11 अरब से ज्यादा के रक्षा और एरोस्पेस उत्पाद निर्यात किए हैं। वहीं जनवरी से जून 2026 के बीच रक्षा निर्यात $4.665 अरब रहा, जो पिछले साल से करीब 30% ज्यादा है। उनके मुताबिक ये उपलब्धियां दिखाती है कि तुर्की रक्षा क्षेत्र में लगातार मजबूत होता जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।